नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रजिया। रजिया एक रेखा चित्र है और इसके जो लेखक है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार राज्य के बेनीपुरी गांव में हुआ। वे किसान परिवार में जन्मे और उनका जन्म 1902 में हुआ। असहयोग आंदोलन के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और फिर भी उन्होंने दर्जनों पत्रिकाओं में संपादक का कार्य किया। 60 से अधिक साहित्य रचनाओं का सृजन किया। उनकी मृत्यु 1968 में हुई और उनकी जो मुख्य रचनाएं थी वो इस प्रकार से थी। कहानी संग्रह चिता के फूल, उपन्यास पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, निबंध सतरंगा, इंद्रधनुष, हवा पर मशाल, नई नारी, वंदे वाणी, विनायको, अत्र तत्र, इस प्रकार से अनेक निबंध भी उन्होंने लिखे। लेखक ने रजिया नाम की चूड़ीहारिन स्त्री का चरित्र यहाँ पर बखान किया है। उसकी बाल्यावस्था, यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था का बहुत ही स्वाभाविक चित्रण किया है। रजिया अपने पेशे में निपुण एक सफल चूड़ीहारिन है। उसके चरित्र चित्रण के द्वारा लेखक ने ग्रामीण जीवन की स्वच्छता, सरलता, अल्हड़ता, माया और ममता, समाज के आपसी सौहार्द का बड़ा ही सजीव और जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं रजिया कहानी। रजिया कहानी में लेखक ने रजिया के रूप का वर्णन करते हुए कहा है कि रजिया का जो रूप था, मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था। कानों में चांदी की बालियाँ, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोड़ाई, भरबाह की चूड़ीदार कमीज और खूबसूरत नीली आँखें और गालों पर पड़ती हुए बालों की लटें। किंतु उसकी आंखें अजीब किस्म की नीलेपन की थी और उसके समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली थी। इस प्रकार से लेखक रजिया का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि उस समय में मैं छोटा था। बचपन में मैं स्कूल से आया और मैंने बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता फेंक दिया। उसके बाद में मौसी ने मुझे ठेकुआ खाने के लिए दिया और वह मैं झूले पर झूलते झूलते कुतर कुतर कर खा रहा था। उसी समय चूड़ीहारिन की बेटी रजिया मेरे पास आती है और थोड़ी दूरी पर खड़ी हो जाती है। तभी अंदर से आवाज़ आती है कि बबुआ को छू नहीं लेना, दूर ही खड़े रहना। यहाँ पर कहीं न कहीं जाति भेद दिखाई देता है और इस बात को लेखक भी नहीं समझ पाते। लेखक उसकी ओर देखते हैं और कई प्रश्न उसको पूछते हैं। तभी मौसी उसके लिए भी ठेकुआ लेकर आती है। 2 ठेकुआ और एक कसार उसके हाथ में रखती है, लेकिन रजिया वो लेने से इनकार करती है। तभी वो रजिया अपनी माँ की तरफ देखती है और माँ कहती है कि रख लो। तब वो ले लेती है लेकिन उसे खाती नहीं। तब लेखक अनेक प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम्हारे यहाँ ठेकुआ बनता है? क्या तुमने कभी इसे खाया है? तुम क्यों नहीं खाती हो? क्या तुम्हारे यहाँ छठ का व्रत होता है? इस प्रकार के अन्य प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न लेखक रजिया से करते हैं, लेकिन रजिया केवल मुंडी हिलाकर जवाब देती है। और इस प्रकार से रजिया की माँ खरीदी, बिक्री और चूड़ी पहनाने का काम करती है और उतनी देर रजिया लेखक के पास खड़ी होकर उनके प्रश्नों को सुनती है और केवल गर्दन हिलाती है। इस प्रकार से रजिया के माँ का काम हो जाता है और वहाँ से जाने लगती है। तब रजिया भी उनके पीछे पीछे चली जाती, लेकिन रजिया को जाते हुए देख लेखक भी उसके पीछे चलने लगता है। तब रजिया की माँ ठिठोली करती है और कहती है, बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर देखते हुए कहती है, रजिया यह दूल्हा तुम्हें पसंद है? तब लेखक मुड़कर भाग जाते हैं और कहते हैं, मुसलमानी से ब्याह?
तब रजिया भी माँ के पैरों को पकड़ लेती है, लिपट जाती है और इस प्रकार से रजिया और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। कई बार छुट्टियों में हमेशा रजिया अपने माँ के साथ लेखक के यहाँ आती है और उसकी माँ चूड़ियाँ पहनाने का काम करती है और वो उसे देखकर वो भी पहनाने की कोशिश करती है। लेखक कहते हैं कि मैं तो पढ़ने के लिए शहर चला गया, मैं पढ़ते गया और रजिया बढ़ती गई। इस प्रकार से कई साल बाद रजिया से फिर मुलाकात हुई, लेकिन अब वो रजिया पहले वाली रजिया नहीं थी। जब लेखक ने देखा कि फिर से वही चांदी की बालियाँ चमकी और लेखक समझ गए कि ये तो रजिया है, तब रजिया से उन्होंने बात की। अब रजिया लेखक से बहुत सारे प्रश्न पूछती है कि आप शहर में कहाँ रहते हो, वहाँ मेरी माँ चूड़ियाँ खरीदने आती है और वो मुझे लेकर नहीं जाती है। इस प्रकार के अनेक प्रश्न अब वो लेखक से करती है और बातें करते करते इधर उधर देखते रहती है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। इतने में उसकी जो भाभी है वो मजाक करती है। तब उसके मजाक का प्रभाव उसके आँखों में होता है और उसके आँखों के कोने चमक पड़ते हैं और उसके गाल एकदम लाल हो जाते हैं। अब रजिया बच्ची से बड़ी हो गई थी, किशोरी हो गई थी, जवान हो गई थी और अब वो स्वयं चूड़ी हारण का काम करने लगी थी। अब वो माँ का पल्लू पकड़ के नहीं आती है, अब वो स्वयं ही चूड़ी पहनाती थी और सभी औरतों को उसके हाथ की चूड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसके हाथ बहुत ही मुलायम थे और हर बहू उसके हाथ से ही चूड़ी पहनती थी। इस प्रकार से अब उसे चूड़ियों की परख हो गई थी। बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ वो सबको पहनाती थी। इस प्रकार से वो अपने पेशे में निपुण थी। कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद फिर से लेखक आते हैं और देखते हैं कि उसके रजिया के पीछे एक कोई नौजवान हट्टा कट्टा व्यक्ति चूड़ियों का टोकरा लेकर चल रहा है। तब वो समझ जाता है कि अब शायद इसकी शादी हो गई है और वो प्रश्न पूछ बैठते हैं कि मजूरे को कहाँ से उठा लाई। तब वो कहती है कि ये मजूरा नहीं, ये मेरा मालिक है, मेरा खादिम है, मेरा पति है। इस प्रकार से अपने पति का परिचय देती है, उससे उसकी मुलाकात करवाती है और फिर चूड़ियाँ पहनाने बैठती है। तब लेखक की भी शादी हो चुकी होती है। लेखक की पत्नी भी बहुत सुंदर रहती है और लेखक कहते हैं कि रानी, मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियाँ पहनाओ। इस प्रकार से वो उनकी पत्नी को चूड़ियाँ पहनाते हुए मजाक करती है और कहती है कि मुँह मांगी चीज़ें नहीं मिली तो देख लेना दुल्हन। तभी उसकी भाभी कहती है लेखक की कि बबुआ जी को ले जाओ, मतलब लेखक को ले जाओ। तब वो कहती है कि तुम्हारा ये हसन यहाँ क्या करेगा। इस प्रकार से उसकी ठिठोली करती है और कहती है कि लेखक को ले जाओ, तुम्हारा हसन यहीं रहेगा बहू की सेवा में। तब वो दौड़ के जाती है और अपने हसन के गले लग जाती है और कहती है ये तो मेरा राजा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो इस प्रकार से उसका अल्हड़ बचपन आज भी उसमें लेखक को दिखाई देता है। और लेखक की पत्नी से भी वो कहती है क्या तुम भी मेरे पति जैसे, तुम भी लेखक के पीछे पीछे घूमती हो। तब वो भी शर्मा जाती है। अब इस प्रकार से कुछ समय, काफ़ी समय के बाद में लेखक पटना में रहने लगते हैं और एक बार पटना में ही उनकी मुलाकात रजिया से होती है। वो किसी काम से खड़े होते हैं,
तभी एक लड़का आता और कहता है कि कोई तुम्हें औरत बुला रही है। उसी समय में लेखक की ओर सब लोग देखने लगते हैं, क्योंकि अब लेखक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए थे। और यहाँ पर पटना में कौन सी ऐसी औरत है जो उन्हें बुला रही है, ये देखकर लेखक बड़े अचंभे में पड़ते हैं। जब सारे लोग चले जाते हैं उसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं और उसी ओर उनके कदम चलने लगते हैं जिस ओर लड़के ने इशारा किया था। बाद में धीरे धीरे वहाँ पहुँचते हैं और एकदम से उन्हें रजिया नज़र आती है और वो कहते तुम यहाँ? तब वो कहती है कि हाँ, आप कहाँ रहते हो? और लेखक से प्रश्न पूछती है। लेखक कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई? तो वो बोलती है कि मैं यहाँ शहर में चूड़ी लेने आई। आजकल लाख की चूड़ी कोई पहनता नहीं, नए नए फैशन आ गए हैं, और लाली पाउडर भी लेने के लिए यहाँ आई हूँ। वो दोनों बातें करते ही रहते हैं। तो उसी समय में उसका पति वहाँ पर पहुँचता है। तब वो परिचय कराती है कि ये भी मेरे साथ पीछे पीछे आ गया। इस प्रकार से हंसी ठिठोली करती है, लेकिन उसकी जो हंसने की आदत है उससे लेखक थोड़े संकुचा जाते, क्योंकि अब लेखक बहुत बड़े पद पर थे, नेता बन गए थे, और उन्हें उसकी ये हंसी थोड़ी अजीब लगती है और वह आजू बाजू देखने लगते कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। उसी समय में वो कुछ चूड़ियाँ लेखक को देती है और कहती है कि चूड़ियाँ अपनी पत्नी को पहना देना। लेखक कहते हैं तुम तो वहाँ आती हो, तुम ही पहना देना। तब वो कहती है कि तुम पहनाओगे ना तो उसे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरा जो ये पति है ये मुझे हमेशा चूड़ियाँ पहनाता है। और तब इस प्रकार से, और पहनाते हुए हाथ को दबाता है। इस प्रकार से वो हंसी ठिठोली करती है और वहाँ से निकलती है। तब उसके बाद लेखक की उससे कोई मुलाकात नहीं होती। काफ़ी लंबा समय बीत जाता है और कई सालों के बाद लेखक जब नेता बन जाते हैं तब उन्हें रजिया के गांव जाने का मौका मिलता है। और रजिया के गांव में पहुंचते ही धूल मिट्टी से गाड़ी निकलती हुई उसके गांव पहुंचती है और उन्हें रजिया की याद आती है कि रजिया इसी गांव में रहती है, लेकिन मैं कैसे पूछूं कि रजिया कहाँ है। इस प्रकार से कई प्रश्न लेखक के मन में आते हैं और वो सोचते हैं कि इस समय में रजिया के बारे में पूछना उचित नहीं होगा, और वे कहते हैं कि उसके पति के बारे में ही पूछ लेता हूँ। लेकिन फिर सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कि मैं उन्हें कैसे जानता हूँ, इसलिए लेखक खामोश रहते हैं। लेकिन जैसे ही लेखक थोड़ी भीड़ से निकलने लगते हैं तभी वहाँ से एक हूबहू रजिया सी, नन्ही सी रजिया उन्हें दौड़ते हुए उनके पास आते हुए दिखती है और वे समझ जाते हैं कि ये रजिया कैसे हो सकती है। लेकिन उसका रंग रूप, उसकी आंखें हूबहू रजिया है। वो बच्ची लेखक के पास आती है, उनका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मेरी दादी आपके बारे में बहुत सारी कहानियाँ बताती है, आप मेरे घर चलिए। लेखक कुछ भी नहीं बोल पाते और उस बच्ची के पीछे पीछे उसके घर की ओर चलने लगते हैं और इस प्रकार से वो रजिया से मिलने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। लेकिन बच्ची आवाज़ देती है कि दादी साहब आ गए आपसे मिलने के लिए, लेकिन वो बाहर नहीं आती। रजिया बाहर इसलिए नहीं आती कि रजिया काफ़ी समय से बीमार थी और उसके जो कपड़े हैं वो मैले कुचले थे। तब वो अपनी बहू से कहती है कि उसके कपड़े बदल दो। तब उसके कपड़े बदलती है बहुएं और उसे लेकर आंगन में आती हैं। बहुओं के साथ सहारे से वो बाहर आकर कुर्सी में बैठती है और दो लेखक और रजिया बातें करने लगते हैं। अब वो रजिया एकदम बदल गई थी। अब वो रजिया दुबली पतली, रूखी सूखी, किंतु जब नज़दीक आकर उसने मालिक को सलाम किया और कहा सलाम मालिक, तो उसके चेहरे में से एक क्षण के लिए झुर्रियों का मकड़जाल हट गया और उसके चेहरे में अचानक बिजली के बल्ब से चमक उठ आई।
उसकी नीली आँखें जो कटोरों के में धंस गई थी, उसमें चमक आ गई। आज भी उसकी वो चांदी की बालियां चमक रही थी। उसके चेहरे पर फिर अचानक चेहरे पर अचानक सी लटें आई, लेकिन अब वो लटें काली नहीं, शुभ्र सफ़ेद थी। इस प्रकार से लेखक ने बाल अवस्था से लेके तो वृद्धा अवस्था तक रजिया का यहाँ पर वर्णन किया है और गाँव का बारे में बताया है। इस प्रकार से एक चूड़ीहारण का बहुत ही सुंदर वर्णन लेखक ने अपने शब्दों में किया है। आशा करती हूँ आपको मेरी यह बताई हुई कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।